कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, आज फिर से थियरी की बारी। आज का टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। नया टॉपिक है, नया कंपोनेंट मिलने वाला है। जैसे हमें रेजिस्टर मिला था, कैपेसिटर मिला था, वैसे ही आज नया कंपोनेंट मिलेगा जिसे कहते हैं इंडक्टर। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। अब क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस? फॉर दैट लेट मी कंसिडर वन कॉइल। Suppose one end of the coil is connected with rheostat and rheostat is connected with battery and battery is connected with key and this key is connected with second end of the coil. ये हो गई की। This is a battery, negative terminal, positive terminal, and this is a rheostat. Already we have studied about rheostat. Rheostat is nothing but variable resistor. This is a conducting coil. When this key K is closed, then what will happen? Current will start flowing through this coil. Current flow होना start हो जाएगा और ये current कुछ ऐसे flow होगा क्या? ठीक। Here let me consider this as A, this as B. These are the two ends of coil. When current will flow through the coil, then what will happen? We know that current is the source of magnetic field. Then we will have some magnetic field due to this current carrying coil. अब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी बनेगी? सो व्हेन यू लुक फ्रॉम दिस साइड, then current is flowing in this manner. It means anti-clockwise. Anti-clockwise means this side of the coil will behave as north pole. कैसे behave करेगा? North pole. तो ये हो गया north, ये हो जाएगा south. ठीक है? And inside this coil we will get magnetic field lines from south to north this way. And outside the coil we will get this type of closed loop north to south. ठीक है, तो ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी. नाउ यू कैन सी सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस कॉइल. इट मीन्स सम फ्लक्स इज लिंक्ड विद दिस कॉइल. कुछ फ्लक्स तो है. सपोज फ्लक्स लिंक्ड विथ 1 टर्न ऑफ द कॉइल इज 5B. एक टर्न का फ्लक्स कितना है? 5B. देन टोटल देर आर हाउ मेनी टर्न्स इन दिस कॉइल? n number of turns. So total flux linked with this coil, that is N5B, and current flowing through this coil, that is I. Correct? Now if I shift this pointer towards right, then what will happen? रियोस्टेट में एक स्लाइडर होता है, तो स्लाइडर को स्लाइड करें, शिफ्ट करें, तो जैसे ही ये स्लाइडर को शिफ्ट कर रहा हूँ टूवर्ड्स राइट, तो क्या होगा? देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. रेजिस्टेंस कम होता जाएगा. एज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज देन व्हाट विल हैपन? करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल विल इंक्रीज. रेजिस्टेंस घटे, करंट बढ़े, तो करंट बढ़ता जाएगा. सो एज करंट इंक्रीजेज देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस कॉइल विल इंक्रीज. As magnetic field increases, then what will happen? Flux linked with this coil also increases. तो flux बढ़ेगा. So here, due to increase in current, flux linked with this coil also increases proportionally. Therefore,
N phi B is directly proportional to electric current. As I shift this pointer towards the left, then what will happen? Resistance increases. As resistance increases, then what will happen? Current flowing through the circuit decreases. करंट घटे तो क्या होगा? करंट घटता जाएगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड घटेगी. मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा. सो हियर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट. Whenever we remove proportionality sign, then we have to multiply some constant. So N phi B is equal to some proportionality constant L into I. What is L? L is called self inductance. इसे क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस. और इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. इसे और क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. अब हो क्या रहा है? जैसे ही करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है. एंड वी नो दैट चेंज इन फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ. इट मीन्स देयर मस्ट बी सम इंड्यूस्ड ईएमएफ. कुछ ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. जैसे ही यहाँ पे करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. पर वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो हम निकालेंगे. उससे पहले यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बने? सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू N phi B बाय I. इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. हियर व्हेन वी कंसिडर एनी सिंगल isolated coil and due to change in magnetic flux associated with this coil, some EMF is induced. Some EMF is induced in that coil only, and that EMF is called self EMF. And due to change in current, flux associated with this coil changes, and this change in flux is responsible for the induced EMF. This phenomenon is called self induction. उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्शन. मतलब यहाँ पे उसी कोयल का करंट चेंज होने की वजह से उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है. उसी कोयल का करंट चेंज होने की वजह से उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, और वो फ्लक्स चेंज हो रहा है उस फेनोमेना को क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्शन. हियर N phi B is directly proportional to current. As current changes, then flux associated with this coil will change. So N phi B is directly proportional to I. As we remove proportionality sign, then we have to multiply some constant, and that constant is called self inductance. इसे क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस. जैसे याद करो, हमें कैपेसिटर के लिए क्या मिला था? कैपेसिटेंस. रेजिस्टर के लिए क्या मिला था? रेजिस्टेंस. वैसे ही यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस, जिसके लिए हमने क्या सिंबल यूज़ किया है? L. L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. तो ये मिला हमें सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला. L इज इक्वल टू N phi B बाय I. नाउ व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? इसका यूनिट क्या बनेगा? ध्यान से देखो, यूनिट क्या बनेगा? यूनिट ऑफ फ्लक्स, दैट इज Weber per ampere is the unit of self inductance, or it is called Henry. इसे क्या बोला जाता है? Henry. And it is denoted by capital H. In the memory of physicist Henry, unit of self inductance is Henry, and it is denoted by capital H. एक और यूनिट बनेगा सेल्फ इंडक्टेंस का, और वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. तो 3 यूनिट हो गए सेल्फ इंडक्टेंस के. है कुछ भी नहीं. दिस वेबर पर एम्पियर इज नथिंग बट हेनरी, एंड दैट इज नथिंग बट वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. चलो, यूनिट के बारे में बात हो गई. नाउ वैल्यू ऑफ
L, that is self inductance, depends on what? किस पे डिपेंड करता है? It depends on geometry. Geometry means number of turns of coil. Number of turns of coil. Second, it depends on shape of coil. Third, it depends on size of coil. And fourth, it depends on core material. और कोर मीडियम। तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल एंड इट डिपेंड्स ऑन परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम। किस पे डिपेंड करेगी? परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड्स अभी मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक, ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल वी आर गेटिंग सम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल रही हैं। जैसे ही करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, एंड फ्लक्स इज नथिंग बट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ध्यान से देखो, इफ आई कीप सॉफ्ट आयरन रोड इनसाइड दिस coil, then what will happen? Magnetic field inside this coil will increase, and as magnetic field increases, then what will happen? Magnetic flux associated with this coil will increase. Therefore, this self inductance depends on core medium. मतलब अंदर जो वैक्यूम है, एयर है, तो परमिएबिलिटी क्या बन जाएगी? म्यू नॉट। अगर कोई सॉफ्ट आयरन रोड वगैरह रखी हुई है तो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस चेंज होगा। सो वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन दिस फोर थिंग्स। क्या सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आ गया एकदम? नाउ आई वांट टू ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? करंट चेंज करवा रहे हैं, जैसे इसको मैं शिफ्ट करूंगा करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो हियर इंड्यूस्ड ईएमएफ, that is E is equal to, here also Faraday's law holds good. What is Faraday's law? E induced EMF E is equal to minus N d phi b by dt. Correct? Minus N d phi b by dt. So this can be written as minus d by dt N phi b by dt. But what is N into phi b? From equation 1, N into phi b is nothing but Li, L into I. So here we can write minus d by dt Li. But for given coil, value of self inductance is fixed. मतलब एक कोयल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फिक्स होगी, वो कांस्टेंट वैल्यू होगी. सो दिस विल नॉट चेंज विथ टाइम. सो सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज फिक्स्ड, दैट वी कैन टेक आउट. तो ये क्या बनेगा? माइनस एल डी आई बाय डी टी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ. इंड्यूस्ड ई एम एफ ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी. And this induced EMF is called self-induced EMF. इसे क्या बोला जाता है? Self-induced EMF. Because this EMF is induced within the coil due to change in current in the same coil. किसी और में चेंज करवा के यहाँ पे EMF इंड्यूस करवाया नहीं है, इसीलिए इस EMF को क्या बोला? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा माइनस एल डी आई बाय डी टी. चलो यहाँ से अगर एल को सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या बनेगा? एल को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा? ई डी टी अपॉन डी आई. व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ? वोल्ट. वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर.
सो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। तो 3 यूनिट हैं सेल्फ इंडक्टेंस के, वेबर अपॉन एम्पियर, हेनरी और वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। क्या समझ में आ गया सेल्फ इंडक्टेंस? एकदम परफेक्ट। अभी और आगे चर्चा करनी है सेल्फ इंडक्टेंस पे। वी वांट टू ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। कोई भी हम कॉइल ले सकते हैं, तो हम एक सोलेनॉइड ले लेंगे और उसका सेल्फ इंडक्टेंस ऑब्टेन करेंगे। पर उससे पहले ये चीज़ आप लोगों को लिख लेनी चाहिए। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। Now we want to obtain self inductance of a solenoid. Self inductance of a solenoid. ये जो टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चीज़ आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में भी काम आने वाली है। तो ध्यान देना क्या है सेल्फ इंडक्टेंस। और ये आप लोगों को पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो कैसे लाएं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड? पहले तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? N∅B/I। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द सोलेनॉइड। तो कुछ ऐसा सोलेनॉइड कंसीडर कर लें, ठीक है, जिसका एरिया हम मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज A, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड दैट इज L, एंड आई वांट टू ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो पहले निकालेंगे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स φB। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स φB इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर, राइट। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया, तो एंगल क्या बनेगा? 0। तो BA cos 0, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? B इंटू A। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड? φB इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या है? B इज इक्वल टू, याद है चैप्टर नंबर 4 में ऑब्टेन किया था, म्यू नॉट N I इंटू A, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड दैट इज I। तो फॉर्मूला बना म्यू नॉट NI इंटू A। चलो φB अवेलेबल है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमें मिल जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड L इज इक्वल टू N इंटू φB क्या है? म्यू नॉट NIA अपॉन I, करेक्ट। दिस I विल गेट कैंसल, देन L इज इक्वल टू N इंटू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू A, राइट। बट व्हाट इज स्मॉल n? बट स्मॉल n इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या ठीक? तो यहाँ से n क्या बन जाएगा? देयरफॉर n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू L। देयरफॉर सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू L इंटू म्यू नॉट n A। देयरफॉर L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A L। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। Self inductance of long solenoid that is mu naught n square A L. Now, if we place soft iron rod inside the solenoid, if the solenoid is filled with soft iron inside, then what will happen? Self inductance of solenoid will change. Suppose permeability of soft iron, that is relative permeability of soft iron, that is mu r, then self inductance L is equal to mu r mu naught n square A L। ये कब मिलेगा? when
soft iron rod is placed inside the solenoid. But what is mu naught into mu r? That is mu. So L is equal to mu n square Al. What is mu? That is permeability of medium. Permeability of medium. पहले हमने क्या कंसिडर किया था? वैक्यूम और एयर. फिर हमने क्या किया? Then we have placed soft iron rod inside the solenoid. Then permeability will change mu n square Al. अब मुझे बताओ सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री, shape and size of the coil. It depends on number of turns and it depends on permeability of medium. किस में डिपेंड करता है? permeability of medium. मतलब कौन सा मीडियम है अंदर उस पर डिपेंड करता है. यहाँ से क्लियर है. किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स पे. किस पे डिपेंड करेगा? शेप एंड साइज. शेप अगर चेंज हो गया तो एरिया चेंज हो जाएगा. अगर साइज चेंज हो गई तो भी सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा. अगर परमीएबिलिटी चेंज हो गई, परमीएबिलिटी अगर फ्री स्पेस है तो क्या आएगा? म्यू नॉट. मीडियम है तो क्या आएगा? म्यू. ठीक है. तो सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम. तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज नेक्स्ट, दैट इज इंडक्टर. किसके बारे में बात करनी है? इंडक्टर. जैसे हमें कैपेसिटर मिला, रेजिस्टर मिला, वैसे ही यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? इंडक्टर. किसको बोला जाए इंडक्टर? Here I have considered one coil. The coil or circuit in which we get self-induced EMF due to change in current, then that component of circuit is called inductor. The component in which we get self-induced EMF due to change in current through that component, then that component is called inductor. क्या समझ में आ गया? मतलब उसमें EMF इंड्यूस हो, पर कैसा EMF इंड्यूस हो? सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. देन दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड इंडक्टर. चलो ये हो गया. दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ इंडक्टर. सपोज करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस इंडक्टर इन दिस डायरेक्शन एंड रेट ऑफ चेंज इन करंट इज डिनोटेड बाय di by dt. टाइम रेट ऑफ चेंज इन करंट दैट इज di by dt. मतलब करंट जो है वो चेंज होगा, उसकी वजह से ही EMF इंड्यूस होगा. सो di by dt. इफ करंट इंक्रीजेस विथ टाइम, क्या बोल रहा हूँ मैं? इफ करंट इंक्रीजेस विथ टाइम देन दिस di by dt विल बी पॉजिटिव. यस सर. रेट ऑफ चेंज इन करंट विल बी पॉजिटिव इफ करंट इंक्रीजेस विथ टाइम. इफ di by dt is positive, then what will happen? Some EMF will be induced and that EMF is called self-induced EMF. Self-induced EMF always opposes the change in current. Self-induced EMF always opposes the change in current. Change in current means increase or decrease in current. EMF induce तो होगा, पर वो EMF ऐसे induce होगा कि वो इस चेंज का ऑपोज करेगा. ऑपोज करेगा मतलब ये करंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, दिस करंट इंक्रीजेस विथ टाइम, तो उसका ऑपोज करेगा. सो हियर EMF विल बी इंड्यूस्ड इन अ डायरेक्शन सच दैट इट विल ट्राई टू ऑपोज द इंक्रीज इन करंट. तो यहाँ पे EMF जो इंड्यूस होगा वो ऐसा होगा. हियर वी विल गेट पॉजिटिव टर्मिनल, हियर वी विल गेट नेगेटिव टर्मिनल. कौन सा टर्मिनल मिले? पॉजिटिव नेगेटिव. मतलब अब यहाँ पे EMF इंड्यूस हो चुका, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक बैटरी की तरह. यस और नो? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. तो muझे बताओ बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो कहाँ पे फ्लो होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. दिस इज इंड्यूस्ड करंट. एंड दिस इज इंड्यूस्ड EMF.
दिस इंड्यूस्ड EMF इज ऑल्सो कॉल्ड बैक EMF। इसे क्या नाम दिया गया? बैक EMF। वाई इट इज कॉल्ड बैक EMF? बिकॉज दिस सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज ऑपोजिट द चेंज इन करंट। उसका ऑपोज करता है, तो इसे एक और नाम दिया गया, उसे क्या बोला गया? बैक EMF। ध्यान से देखो, करंट जो है बढ़ना चाहता है, पर यहाँ पे EMF कैसे इंड्यूस हो गया? दिस एंड ऑफ द इंडक्टर बिहेव एज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस एंड ऑफ द इंडक्टर बिहेव एज नेगेटिव टर्मिनल, देन इंड्यूस्ड करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। Here applied current is in this direction, induced current is in this direction, therefore it will oppose the change in current। मतलब करंट बढ़ना चाहता है तो उसे बढ़ने देगा नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं di/dt नेगेटिव ले लूँ, इफ रेट ऑफ चेंज इन करंट इज नेगेटिव, di/dt if I take negative, if rate of change in current is negative, then what will happen? This terminal will behave as नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल विल बिहेव एज पॉजिटिव। मतलब करंट घट रहा है तो घटने देगा नहीं, तो सेल्फ फिर इंड्यूस्ड करंट कौन सी तरफ होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, बैटरी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आगे आप लोगों को सर्किट्स में काम आने वाली है। जैसे हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं, रेजिस्टर यूज़ करते हैं, वैसे ही हम इंडक्टर यूज़ करने वाले हैं सर्किट में। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट बढ़ रहा है, यहाँ से देखो करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। इफ di/dt इंक्रीजेस देन दिस साइड विल बिहेव एज पॉजिटिव, दिस साइड विल बिहेव एज पॉजिटिव टर्मिनल। अगर करंट घट रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल, याद रख लो। करंट बढ़ रहा है तो ये करंट वाली डायरेक्शन में क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर करंट यहाँ से जा रहा है अंदर तो करंट घट रहा है तो कैसे बिहेव करेगा? नेगेटिव। क्या ठीक? बाकी आगे तो हम लोग ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने वाले ही हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में तो ये इंडक्टर का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नेक्स्ट चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। सो दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ इंडक्टर एंड L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। दिस इज इंडक्टर, दिस इज इंडक्टेंस। क्या ठीक? समझ में आ गया? एकदम परफेक्ट। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ये हो गई इंडक्टर की बात। नाउ आई वॉन्ट टू ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। क्या ऑब्टेन करना चाहता हूँ? आई वॉन्ट टू ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। बट वो ऑब्टेन करें उससे पहले आप लोग इसे लिख लें। फिर से एक इम्पोर्टेंट थियरी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी मीन्स मैग्नेटिक एनर्जी। अभी हमने पढ़ा इंडक्टर के बारे में। दिस इंडक्टर opposes the change in current. Induced EMF in an inductor opposes the change in current. तो इंडक्टर जो है, जब इंडक्टर यूज़ किया जाएगा तो वो करंट का ओपोज करेगा। करंट में जो चेंज आ रहा है उसे ओपोज करेगा, उसे बढ़ने नहीं देगा, उसे घटने नहीं देगा, मतलब उसे स्टेबिलाइज करके रखेगा, ठीक है। वो इंडक्टर का काम हो गया। बट suppose if you want to increase the current passing through the inductor, then some amount of electrical work is required to be done. So amount of work done, amount of work done in a building, current I through the inductor that is dW is equal to power P into dt।
dw इज इक्वल टू पावर p इंटू dt। कुछ इलेक्ट्रिकल पावर हमें सप्लाई करना पड़ेगा, कुछ इलेक्ट्रिकल पावर की वजह से हम उस करंट को बिल्डअप कर सकते हैं इंडक्टर में। मान लो कि हम कितना करंट लाना चाहते हैं इंडक्टर में, करंट I, मतलब उसे बढ़ाएंगे, जीरो से बढ़ाएंगे, तो जीरो से बढ़ाते जाएंगे, पर उसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो उसका अपोज कर रहा होगा। मुझे कितना करंट सेट करना है I, तो उसमें कुछ वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या है, dw इज इक्वल टू p dt। याद हो तो पावर का फॉर्मूला था वर्क अपॉन टाइम दैट इज पावर, तो यहाँ से क्या बनेगा dw इज इक्वल टू p इंटू dt। देयरफॉर दिस dw इज इक्वल टू व्हाट इज पावर, पावर p इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF E इंटू I dt। दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर, फॉर्मूला पढ़े थे ना पावर p का, पावर p इज इक्वल टू EI इंड्यूस्ड EMF E इंटू I dt। So dw is equal to, what is the formula of induced EMF? Induced EMF E is equal to L di by dt। याद है हमने ऑब्टेन किया था सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला L di by dt। दिस इज मैग्नीट्यूड, देयरफॉर L di by dt into I dt। This dt will get cancelled, therefore dw is equal to L I d I। I want to find amount of work done in building current I through the inductor, then total work done, therefore work done W is equal to integration of dw, that is integration L I d I। ठीक है, कितना करंट बिल्डअप करना है I, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो टू I L I d I। Therefore work done W is equal to, this is the integration with respect to electric current and L that is constant, उसे बाहर निकाल लें तो क्या बनेगा L इंटीग्रेशन I d I 0 to I। Therefore work done W is equal to L इंटीग्रेशन ऑफ I d I, क्या बने इंटीग्रेशन I d I, पावर में एक बढ़ेगा पावर से डिवाइड, तो क्या बनेगा I स्क्वेयर बाय 2 0 to I। So whatever amount of work is done, that is 1 by 2 L I square। So work done in building current I through the inductor is half L I square। Whatever work is done that is stored in the form of magnetic field, therefore this is called magnetic energy stored in an inductor, UB is equal to half Li square। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, हाफ Li स्क्वायर। वर्क डन दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट इनिशियली करंट दैट इज जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, देयरफॉर UB इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक potential energy stored in an inductor, UB is equal to half Li square। याद करो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑब्टेन किया था, क्या फॉर्मूला था UE दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो UE इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। याद है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल रहा half Li square। Now here energy stored in an inductor that is UB is equal to half Li square, but in mechanics we have studied the formula of kinetic energy। kinetic energy is equal to half mv square। kinetic energy का फॉर्मूला क्या बनता है, half mv square। This is energy, this is also energy, here half, here half, so L and M, these are analogous to each other, so this L self inductance is electrical inertia, as this mass opposes any change
self inductance opposes the change in current, therefore this is electrical inertia. L is analogous to mass, I is analogous to velocity. So this L and I are analogous to m and v. There is an analogy between L and m, I and v. क्या ठीक? तो ये छोटा सा MCQ बन सकता है. सेल्फ इंडक्टेंस इज एनालोगस टू मास, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. तो अच्छा क्वेश्चन है. एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं. क्या समझ में आ गया एकदम? तो अगर कोई करंट बिल्डअप करना चाहते हैं तो इतनी एनर्जी जो है वो इंडक्टर में स्टोर होगी, हाफ Li². ठीक है, लिखना है, जल्दी से लिख लीजिए. तो आज हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ लिया, इंडक्टर के बारे में पढ़ लिया, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पढ़ लिया. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टाइम हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. आज हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा. यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.